कोई आपको जानता भी नहीं है, तभी आज कोई आके आपको ऐसा बोले कि हमने देखा कि आपका नाम था इसलिए हमने इस नाटक की टिकट खरीदी। ये जब हुआ था पहली बार तो मुझे लगा था कि यार कुछ सही हो रहा है, कि मुझे लगता है एक्ट्रेस को भी अपने हिसाब से थोड़ी मेहनत करनी चाहिए कि मैं एक ही टाइप के रोल ना करूँ, मैं अलग अलग चीज़ें करता रहूँ, एक्सपेरिमेंट्स करता रहूँ। आई मीन यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द ऑडियंस बिकॉज दे एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। मेरे साथ है प्रतीक गांधी, जो कि काफ़ी फेमस रह चुके हैं अपने एक किरदार की वजह से, जो स्कैम 1992 था उसकी वजह से। और बात करते हैं आज उन्हीं से, उनके साथ है। तो वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। थैंक यू, थैंक यू। सो हाउ यू फीलिंग? अभी एक शो कर रहे हो, होस्ट कर रहे हो, डेब्यू कर रहे हो होस्टिंग में, कैसा लग रहा है? यार बहुत अच्छा लगता है, कोई एक नई चीज़ जब पहली बार करते हैं तो वैसे ही बहुत एक्साइटमेंट होती है। अब एक्साइटमेंट ये है क्योंकि ये शो अमेजॉन मिनी टीवी पर ऑलरेडी आ चुका है। Yes. ऑडियंस का रिएक्शन कैसा है, उनको मेरा काम कैसा लग रहा है बतौर एंकर, वो एक जानने में और मज़ा आएगा। सो क्या फन पार्ट रहता है एक होस्ट करने में? क्योंकि एक तो हमेशा हर कोई करता है, एक होस्टिंग में क्या एक यूनिक चीज़ होती है? होस्टिंग में बहुत सारी यूनिक चीज़ होती है यार, और इस बार जब पहली बार किया तब थोड़ा और पता चला मुझे। वैसे मैंने स्टेज पे बहुत सारा होस्टिंग का काम किया है, रियल लाइफ में भी बहुत बर्थडे पार्टी होस्ट और ये सब रह चुका हूँ, पर किसी ऐसी एक सीरीज़ में जहाँ कहानियाँ हैं अलग अलग किरदारों वाली, और उसको मैं बतौर एंकर लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, तो उसके अलग अपने चैलेंजेस हैं। जैसे मेरे पास कोई कैरेक्टर आर्क नहीं होता, मेरे पास कोई इमोशनल आर्क नहीं होता, ना ही मैं उस कहानी का हिस्सा हूँ बतौर कैरेक्टर, ना ही मैं खुद प्रतीक गांधी के तौर पर प्रेजेंट हो रहा हूँ। फील भी करना है, स्टोरी फील करना है, फील नहीं भी करना है लोगों तक। अच्छा, और मुझे किसी भी कहानी को या उसके किरदार को जज भी नहीं करना है, ताकि मेरा जजमेंट मैं लोगों तक पास नहीं करना चाहता। तो मुझे सिर्फ ऑडियंस का एक ऐसा दोस्त बनना है जो उनको कहानी बता रहा है और उनको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ देगा कि अभी आप सोचो आपको क्या ठीक लगा। सही बात है। अच्छी तो बात की जाए अपनी करियर की, जैसे गुजरात से आपने स्टार्ट किया था थिएटर करना, ड्रामा करना, मुंबई आने में क्या ऐसा रहा कि मुंबई खींच के लेके आया? तो सबसे पहली बात तो ये थी कि आर्ट के फील्ड में, खास करके परफॉर्मिंग आर्ट्स के फील्ड में कुछ भी अगर करना है तो मुंबई बिकम्स दी सेंटर पॉइंट इन इंडिया। मुंबई हब है, बिकॉज यहाँ पर मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री है, फुल फ्लेजेड मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री है। उसी तरह गुजराती थिएटर की बात करूँ तो गुजराती थिएटर की भी मेन इंडस्ट्री जब मैं आया था तब मुंबई में ही थी। खैर अब तो गुजरात में भी बहुत अच्छा खासा थिएटर होता है, पर मुंबई के जितने भी थिएटर ग्रुप्स थे, उनके जितने नाटक होते थे, वो पूरे गुजरात में, पूरी दुनिया में ट्रैवल करते थे। तो यही दोनों चीज़ें सोच के, और क्योंकि मैं इंजीनियर भी था तो मैंने सोचा दो फील्ड में एक साथ काम करना है, तो मुंबई एक ही जगह ऐसी है, ये सोच के 2004 में आ गए थे। ऐसे कई बार हुआ है जो इंजीनियरिंग बीटेक बैकग्राउंड से होते हैं, स्विच कर लेते हैं और एक सक्सेसफुल कैरेक्टर बनते हैं, सक्सेसफुल एक्टर बन जाते हैं। देखा जाए बॉलीवुड में भी है ऐसा ही तो। नहीं, पर मेरा ऐसा था कि मैंने कोई स्विच वैसे नहीं किया था। मैं बचपन से थिएटर भी करता था, और फिर एक टाइम पे जब सिलेक्शन की बारी आई कि कौन सा कॉमर्स में जाना है इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग भी मेरी पहली चॉइस थी। तो मैंने दोनों चीज़ें चॉइस से की, और दोनों फील्ड में 15 साल तक काम भी अपनी चॉइस से किया। पर हाँ, ये जो दूसरी बात जो आपने की कि इंजीनियर्स कहीं भी जाते हैं सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो अब उसमें क्रेडिट मैं इंजीनियरिंग को ही देता हूँ यार, क्योंकि मैं खुद भी इंजीनियर हूँ तो थोड़ा बायस भी हूँ। अच्छा, बात की जाए इंडस्ट्री में मुंबई आने के बाद इंडस्ट्री क्या स्ट्रगल फेस किया, कितने रिजेक्शन मिले, कितनी बार रिप्लेस हुए? यार स्ट्रगल और रिजेक्शन तो एक्ट्रेस की ज़िंदगी का मतलब वो पार्ट ऐसा है कि उसको कोई निकाल नहीं सकता। पर जहाँ तक स्ट्रगल की बात है तो मुंबई में आके छोटे बड़े जितने भी काम किए ना, वो सारे काम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मुझे लगता है कि वो सारा करते 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 धीरे धीरे अपने आप को मैं ऐसे बनाते गया शायद कि जब फिर एक आध बड़ा मौका आया तो मैं उसमें चौका मार सका। तो कभी ऐसा हुआ है रिप्लेस हुआ, आपके हाथ में रोल है, स्क्रिप्ट साथ में रिप्लेस? बहुत बार हुआ है ऐसा। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं ऑडिशन तक पहुंच ही नहीं पाया हूं, क्योंकि मैं जॉब के साथ करता था तो टाइम पे पहुंच नहीं पाया ऑडिशन पे। तो मतलब हमको ऐसा लगता था कि अगर ऑडिशन दे देते तो चांस बन जाता। कई बार रिजेक्शन भी बहुत बार मिले हैं, पर आई गेस यही सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिखाती रहती है। सो अभी तक के लाइफ में जो आपकी करियर की बात की जाए तो क्या ऐसा बेस्ट मोमेंट, प्राउड मेमोरीज रही? बहुत सारी यार, बहुत सारी ऐसी मेमोरीज रही हैं मेरे साथ। सबसे बड़ी प्राउड मेमोरी तो ये होती है कि जब आप कुछ करते हो और ऑडियंस, मतलब कोई आपको जानता भी नहीं है, तभी आज कोई आके आपको ऐसा बोले कि हमने देखा कि आपका नाम था इसलिए हमने इस नाटक की टिकट खरीदी। ये जब हुआ था पहली बार तो मुझे लगा था कि यार कुछ सही हो रहा है, हाँ कुछ सही हो रहा है मतलब। तो और ऐसे कुछ मेमोरीज जो बताना चाहोगे आप?
और ऐसी तो बहुत सारी मेमोरीज हैं यार। कोई भी एक आदमी। तो एक नाटक के बाहर जब हम शो के बाद निकले और ऑडियंस में से एक बड़े ही एक एजेड कपल आया और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे नाटकों को देखकर हमको लगता है कि आप ऑडियंस की इज्जत करते हो। ये बात मुझे बहुत मतलब बहुत डीप लगी थी कि आई मीन यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द ऑडियंस बिकॉज दे एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम यू। सो कभी ऐसा नहीं लगा कि एक तरीके का रोल करना वही छवि बन जाती है लोगों के सामने, फिर लोग उसी तरीके से देखते हैं, तो कुछ बड़ा करने की या फिर कुछ लीड रोल की बात की जाए उसके अंदर आपको कैसे लगता है? हाँ, तो पहले तो बहुत लगता था ये, और फिर धीरे धीरे जब स्कैम के बाद दुनिया ही बदल गई तो अपने आप वो भी होने लगा, लीड रोल्स भी आने लगे, सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर्स भी आने लगे। पर और जहाँ तक लोगों की छवि बनाने की बात है तो उसमें ऐसा है कि मुझे लगता है एक्टर्स को भी अपने हिसाब से थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, नॉट टू पुट योर सेल्फ इन दैट बकेट कि मैं एक ही टाइप के रोल ना करूँ, मैं अलग अलग चीज़ें करता रहूँ, एक्सपेरिमेंट्स करता रहूँ। तो वो एक डर निकाल कर एक्सपेरिमेंट्स करना भी एक चीज़ है जो एक्टर्स को करनी चाहिए। उसके लिए हिम्मत भी चाहिए। हाँ, मतलब उसके लिए अब हिम्मत और शौक दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, OTT में बात की जाए तो काफ़ी सक्सेसफुल तो आप रहे, बड़े पर्दे पे आने की, कभी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में आने की कुछ ऐसी इच्छा या फिर कभी आपने सोचा, कभी जान पाते? मेरी इच्छा भी हुई, मैंने सोचा भी और ये कभी हो भी try गया, किया हो? और ये हो भी गया है। अब फिल्में तो बन के तैयार हैं, अब जल्दी ही फिल्में रिलीज़ भी होंगी। अच्छा, तो हो गई है, पिक्चरें आने वाली है, मतलब जी। 2024 में हम आपको बड़े पर्दे पे देखने वाले जी। हैं। दैट्स नाइस। फिर अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, अच्छा बॉलीवुड इंडस्ट्री और OTT को किस तरीके से देखते हैं? वैसे तो सारे एक ही इसके अलग अलग पार्ट हैं, एक क्या ही फर्क इंडस्ट्री के अलग समझते अलग हो पार्ट। दोनों में? फ़र्क दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि अब OTT के वर्ल्ड में यू नो पीपल हैव चेंज्ड द वे दे कंज्यूम एंटरटेनमेंट। जैसे हम फिल्मों में जाते थे तो एक कम्युनिटी व्यूइंग होती थी, सब एक साथ देखते थे। अभी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं, ऐसे शोज़ होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अकेले बैठकर उसको आराम से समझना और एंजॉय करना चाहते हो। सो इंडिविजुअल व्यूइंग भी बढ़ती गई है धीरे धीरे, और 2020 के बाद तो काफ़ी कुछ बदला है। हर कहानी के लिए हमने ऑडियंस ढूंढ ली है, और ऑडियंस अपने हिसाब से अपनी पसंद का मतलब जो एंटरटेनमेंट है वो भी ढूंढ लेती है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे OTT के चलते ये फील्ड और बड़ा होते गया, ऑडियंस बेस बढ़ते गया। थैंक यू। थैंक यू।